presented by Agriculture Classes Morana. Please subscribe this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। आज मैं आपको फसल उत्पादन का 4th चैप्टर उर्वरक का तीसरा वीडियो मैं आपके लिए भेज रहा हूं। आप इसे जरूर देखें। जो दोस्त, जो छात्र मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट व शेयर अपने दोस्तों के लिए करें। आज मैं आपको राइजोबियम जीवाणु के बारे में बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जैव उर्वरक के बारे में। तो जैव उर्वरक में मैंने उदाहरण बताए थे, उनमें से एक है राइजोबियम जीवाणु। तो राइजोबियम जीवाणु के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। तो राइजोबियम जीवाणु की परिभाषा हम देखते हैं कि क्या है राइजोबियम जीवाणु, होता क्या है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो दलहनी फसलों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। और ये जीवाणु कहाँ पाया जाता है? दलहनी फसलों की जड़ों में। जो जड़ ग्रंथियां होती हैं दलहनी फसलों में, उनमें ये जीवाणु पाया जाता है। और ये जीवाणु करता क्या है? तो ये जीवाणु वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको भूमि में खींचकर लाने का काम करता है। और वहां से जो नाइट्रोजन है उनको पौधे ले लेते हैं और अपने उपयोग करते रहते हैं। जब हम फसलों को काट लेते हैं तो फसलें काटने के बाद जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर रह जाती हैं और उनमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन पोषक तत्व रह जाता है। इसलिए बाद में जब हम खेतों की जुताई करते हैं और जोतने के बाद खेतों में वहां मिल जाती है जड़ें, तो फिर अगली फसल के लिए नाइट्रोजन बची रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं? राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। अब हम देखते हैं कि राइजोबियम जीवाणु, जब हम राइजोबियम जीवाणु का खेतों में प्रयोग करते हैं तो उसका क्या लाभ होता है, यानी यह एक उर्वरक के तौर पर कार्य करता है और इसका क्या लाभ है, तो हम इसके लाभ देखते हैं। लाभ राइजोबियम जीवाणु से कौन कौन से लाभ होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, इसके प्रयोग से फसल में 15 से 40% की वृद्धि होती है। जब राइजोबियम का प्रयोग हम खेतों में करते हैं तो इससे हमारी फसल की जो उपज होती है उसमें 15 से 40% की वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है, राइजोबियम का प्रयोग करने से पंद्रह से 30 किलोग्राम रासायनिक नाइट्रोजन की बचत होती है। दूसरे पॉइंट में लिखा है, राइजोबियम का प्रयोग करने से, अगर हम खेतों में राइजोबियम का प्रयोग करते हैं तो जो रासायनिक उर्वरक है उसकी हमें 15 से 30 किलोग्राम तक बचत होती है। यानी 15 से 30 किलोग्राम तक हमें रासायनिक उर्वरकों की बचत है, रासायनिक उर्वरक हमें नहीं डालने पड़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, राइजोबियम कुछ हार्मोन्स व विटामिन बनाता है
राइजोबियम क्या करता है, कुछ हार्मोन्स व विटामिन भी बनाता है, जिससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम कुछ कुछ हार्मोन्स एवं कुछ विटामिन भी बनाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि कैसी होती है, अच्छी होती है। नंबर 4, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बनाए रखने का कार्य करता है। तो पहला हमने क्या लगा था, राइजोबियम का पहला लाभ क्या है, इसके प्रयोग से, यानी अगर आप राइजोबियम का प्रयोग खेतों में करते हो तो उसके प्रयोग से 15 से 40% तक आपकी उपज में वृद्धि होगी, आपकी उपज 15 से 40% तक बढ़ जाएगी। दूसरा, राइजोबियम का प्रयोग करने से 15 से 30 किलोग्राम रासायनिक नाइट्रोजन की बचत होती है। आप जो रासायनिक नाइट्रोजन खेतों में डालते हो वो आपका बच जाएगा अगर आप राइजोबियम कल्चर देते हो। राइजोबियम कुछ हार्मोन्स व विटामिन भी बनाते हैं। जो राइजोबियम है वो कुछ हार्मोन्स तथा विटामिन भी बनाते हैं, जो पौधों की वृद्धि करने में सहायक होते हैं। नंबर 4, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का भी कार्य करता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। ये हो गया हमारा राइजोबियम जीवाणु। इसके बाद राजीव जीवाणु हमारा पूरा हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल के बारे में हम देखते हैं और नील हरित शैवाल हेडिंग बनाते हैं यहाँ पे। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल को हम शॉर्टकट में BGA, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, ए का मतलब एल्गी, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, जो हमें पानी के ऊपर काई पड़ जाती है उस तरीके का। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल होते क्या है, तो नील हरित शैवाल एक प्राकृतिक नाइट्रोजन प्राप्त करने का एक अच्छा साधन होता है। जो नील हरित शैवाल होती है वो प्राकृतिक नाइट्रोजन प्राप्त करने का एक अच्छा साधन, जो क्या करता है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको भूमि में मिलाने का कार्य करता है। ये भी क्या करता है, जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको भूमि में लाने का कार्य करता है। मुख्य रूप से या किसके खेत में करते हैं, मुख्य रूप से धान के खेत में हम इसे नील हरित शैवाल की करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे पानी भरा रहता है और उसकी वृद्धि के लिए क्या रहता है, अनुकूल रहता है। ठीक है, इसकी वृद्धि के लिए कैसा रहता है, ये अनुकूल रहता है। और यह क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में बदल देता है, अमोनिया यौगिक में बदलकर मिट्टी में क्या करता है, स्थापित करता है और नाइट्रोजन को पौधों को प्राप्त करता है। तो ये होता है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल सेम राइजोबियम जैसा ही है, परंतु राइजोबियम में कुछ अलग चीजें होती हैं, यहाँ पे कुछ है। नील हरित शैवाल क्या है, काई होती है, और ये काई कहाँ होती है, खेत में भरे पानी। ज्यादातर इसका प्रयोग हम धान की खेती में करते हैं। अब इसके हम लाभ देखते हैं कि इसके क्या लाभ है नील हरित शैवाल के। लाभ, तो नील हरित शैवाल का पहला लाभ क्या है ये हम देखते हैं। तो इसके प्रयोग से इसके प्रयोग से इसके प्रयोग से 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत होती है।
तो नीलर शैवाल के डालने से, अगर हम धान के खेत में नीलर शैवाल डालते हैं तो वहां पर भी हमें 10 से 30 किलोग्राम, सॉरी 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रासायनिक नाइट्रोजन की बचत होती। ठीक है। दूसरा पॉइंट, धान की फसल में, दूसरे पॉइंट में हम कह रहे हैं कि जो धान की फसल होती है उसमें अगर इसका प्रयोग करते हैं तो 15 से 20% तक उसकी वृद्धि हो जाती है। 15 से 20% वृद्धि होती है अगर इसका नीलर शैवाल का प्रयोग हम धान की फसल में करते हैं तो 15 से 20% तक क्या होती है उसकी वृद्धि, यानी उसके उत्पादन उपज की वृद्धि हो जाती है। नंबर 3, इसके प्रयोग से मिट्टी में जीवांश पदार्थ की वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट हम कह रहे हैं कि नीलर शैवाल के प्रयोग से मिट्टी में जो जीवांश पदार्थ होते हैं, अच्छे पदार्थ जो मिट्टी के लिए व फसल के लिए लाभदायक होते हैं, ऐसे पदार्थों की क्या होती है, वृद्धि होती है। नंबर 4, इसके प्रयोग से अम्लीय व क्षारीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। चौथा पॉइंट है कि इसके प्रयोग से जो अम्लीय या क्षारीय जो मिट्टियां होती हैं उनको हम इससे सुधार सकते हैं। देखते हैं द्वारा से नील शैवाल क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं द्वारा से। नील शैवाल एक प्राकृतिक नाइट्रोजन प्राप्त करने का एक अच्छा साधन होता है। ठीक है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में खींचकर लाता है, और ज्यादातर हम इसका प्रयोग किसकी खेती में करते हैं, धान की खेती में करते हैं, क्योंकि धान की खेती में पानी भरा रहता है, इसलिए उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं। और ये क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींचकर और किस में बदल देता है, अमोनिया यौगिक में बदल देता है, और बाद में ये पौधे इसको, मिट्टी इसको ले खींच ऑक्सीकृत कर लेती है और वहां से पौधे लेते हैं और इसका वो लाभ लेते हैं। अब इसके लाभ क्या है कि इसके प्रयोग से अगर हम नील शैवाल का धान के खेत में प्रयोग करते हैं तो उसकी उपज में 20 से, उसके प्रयोग करने से 20 से 30 किलोग्राम रासायनिक जो नाइट्रोजन होती है उसकी बचत होती है। अगर आप नील शैवाल का प्रयोग खेतों में करते हो, धान के खेतों में, तो 20 से 30 किलोग्राम जो रासायनिक नाइट्रोजन आपको डालनी पड़ती है वो आपको नहीं डालनी पड़ेगी। दूसरा, धान की फसल में 15 से 20% तक वृद्धि होती है। अगर आप धान की फसल ले रहे हो और नील शैवाल डाला है तो आपकी उपज में 15 से 20% तक क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसके प्रयोग से मिट्टी में जीवांश पदार्थ की वृद्धि होती है। इसके प्रयोग से, यानी नील शैवाल के प्रयोग से मिट्टी में जो जीवित जीवांश पदार्थ होते हैं उनकी क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। नंबर 4, इसके प्रयोग से अम्लीय व क्षारीय मिट्टियों को सुधारा जा सकता है। इसके प्रयोग से आप अम्लीय तथा क्षारीय मिट्टियों को सुधार सकते हो। देखें, अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं जटिल उर्वरक के बारे में। प्रश्न क्या है, जटिल उर्वरक किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो जटिल उर्वरक की परिभाषा देखते हैं हम। ऐसे उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक मुख्य पोषक तत्व होते हैं। ऐसे उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक मुख्य पोषक तत्व होते हैं तथा जिनके 2 मुख्य पोषक तत्व रासायनिक संयोजन के होते हैं तो क्या कहलाता है, जटिल उर्वरक कहलाता है। रासायनिक संयोजन का मतलब है कि दोनों ही चीजें रासायनिक होनी चाहिए, प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही चीजें अगर रासायनिक होंगी तो कैसे उर्वरक कहेंगे हम उन्हें, जटिल उर्वरक
कहते हैं। अब इसके हम देखते हैं लाभ या विशेषताएं। हेडिंग बनाते हैं विशेषताएं। विशेषताओं में पहला पॉइंट हम लिखेंगे, इनके दानों का आकार समान तथा भौतिक दशा कैसी होती है, अच्छी होती है। इनके दानों का आकार इनके दानों का आकार समान तथा भौतिक दशा अच्छी होती है। यानी जो जटिल उर्वरक होते हैं उनके जो दाने होते हैं उनका आकार कैसा होता है, एक जैसा होता है, और इनकी जो भौतिक दशाएं होती हैं वो भी कैसी होती हैं, अच्छी होती हैं। नंबर 2, इनमें पादप पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है। इनमें पादप पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है। दूसरा, जटिल उर्वरकों की दूसरी विशेषता क्या है कि इनमें जो पादप पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, इन उर्वरकों के भंडारण विपणन यातायात खर्चा कम आता है। इन उर्वरकों के भंडारण यानी इनको स्टोरेज करने में, विपणन यानी बेचने में, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान यानी यातायात करते समय इनमें खर्चा कैसा आता है, कम आता है। यानी कम खर्चे में ही ये सारी चीजें सिमट जाती। नंबर 4, ये उर्वरक नमी को अवशोषित नहीं करते हैं। नहीं करते हैं इसलिए इनके डेले या ढेले नहीं बनते हैं। ये उर्वरक नमी को अवशोषित नहीं करते, यानी वर्षा ऋतु में जब नमी होती है तो ये उर्वरक नमी को अवशोषित नहीं करते, इसलिए इनके डेले या ढेले नहीं बनते। दोबारा से देखते हैं, जटिल उर्वरक किसे कहते हैं, ऐसे उर्वरक जिनमें दो या दो से अधिक रासायनिक ऐसे उर्वरक जिनमें दो या दो से अधिक मुख्य पोषक तत्व होते हैं तथा इनके दो मुख्य पोषक तत्व रासायनिक संयोजन के होते हैं, क्या कहलाते हैं, जटिल उर्वरक कहलाते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, तो पहली विशेषता है इनके दानों का आकार समान तथा भौतिक दशा अच्छी होती है। इनके जो दाने होते हैं उनका आकार कैसा होता है, समान होते हैं, एक जैसे कण होते हैं तथा इनकी भौतिक दशा भी कैसी होती है, अच्छी होती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है इनमें पादप पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है, यानी इनमें पेड़ पौधों के लिए जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। तीसरा, इन उर्वरकों के भंडारण
यानी स्टोरेज करना, स्टोर करना, एक जगह एकत्रित करना। भंडारण हो गया, विपणन यानी बेचते समय, यातायात यानी लाने और ले जाते समय खर्चा कम आता है। ये उर्वरक नमी को अवशोषित नहीं करते हैं तथा इसलिए इनके डेले या ढेले नहीं बनते। ये उर्वरक क्या नहीं करते हैं? नमी को अवशोषित नहीं करते हैं, इसलिए इनके डेले या ढेले नहीं बनते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके लिए इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आने वाला हूं। जून 2020 में जो पशुपालन और फसल के एग्जाम होने वाले हैं 12th क्लास के जो बच्चों के लिए, उनके लिए मैं इंपोर्टेंट प्रश्नों और उनके साथ हल सहित मैं आपको यहाँ पे जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे उन सभी को मैं आपको बताऊंगा और आपको यहाँ पे ही हल कराऊंगा। मैं आपके लिए कल से यहाँ जो हम अभी चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे थे, अब चैप्टर वाइज ना पढ़ते हुए चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे, परंतु उनमें इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे बस। और बाद बाकी जो बच्चे इस साल 12th के लिए हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके लिए मैं आगे जो बचे हुए प्रश्न हैं उनके लिए दोबारा से फिर से मैं इस चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो बनाऊंगा। जून 2020 में जो एग्जाम होने वाले हैं 10 तारीख को फसल उत्पादन का और 12 तारीख को पशुपालन का, उसके लिए मैं इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेकर आने वाला हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इनसे जोड़िए जिससे उनको भी लाभ मिले, और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए और कमेंट में मुझे बताते रहिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। Please subscribe to my channel, like and comment, share.